प्रिय बच्चों, आज हम आप सबों के लिए फिर उपस्थित हैं संस्कृत व्याकरण की कक्षा में वर्ग अष्टम, नवम और दसम के लिए पाठ्य विषय समास को लेकर। पिछले कक्षा में जो कल की कक्षा थी उसमें कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा और समझा भी होगा समास की परिभाषा, समास के भेद और समास के 2-3 उदाहरणों। जहाँ तक मेरे ख्याल में वर्ग दसम के बच्चे कुछ समास समझ भी गए होंगे, नवम के बच्चे भी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन वर्ग अष्टम के जो बच्चे हैं उनके समझ में हमें लगता है 25% से ज़्यादा नहीं आया होगा। उसका मुख्य कारण एक ही है कि आप लोगों के सामने पहले बार समास की पाठ्य वस्तु रखी गई। समास का अभ्यास पहले बार आप लोगों के सामने मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को समझने में कठिनाई हुई होगी और कुछ बच्चे नहीं भी समझे होंगे। अतः घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की समाधान आपको होगी कब? जब आप हमारी अगली वीडियो देखेंगे और क्रमशः उस पर मनन करेंगे, उसे अभ्यास करेंगे, तब आपकी समझ में समास आ जाएगी। समास के उन भेदों में जो पहला भेद था अव्ययी भाव समासः, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानें, कैसे समझें, इसका विग्रह कैसे करेंगे, इसी विषय बिंदु पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जाने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समासः, संस्कृत में इसका डेफिनेशन है पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी व्ययी भावः। संस्कृत में बस इतना ही बड़ा डेफिनेशन है इसका, बहुत छोटा डेफिनेशन है संस्कृत में। और संस्कृत संस्कारित भाषा है, इसे दोबारा संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सबसे सरल भाषा है। इसकी विशेषता यही है कि संक्षेप बहुत करता है। ये व्याकरण का डेफिनेशन ही आपने देखा होगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन संक्षिप्यन्ते शब्दाः अनेन व्याकरणम्। उसी भाषाओं को अलग अलग तरीकाओं से, हिंदी में हो, ग्रामर में हो,
सभी जगह बताया जाता है। तो संस्कृत में इसका डेफिनेशन कहता है कि पूर्व यानी पहले, पदार्थ पद का अर्थ, प्रधान प्रधानः, अव्ययी भाव। कहता है डेफिनेशन इसका कि जिसका पहला पद का अर्थ प्रधान हो, जिसके प्रथम पद के अर्थ प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद के अर्थ प्रधान हो, जिसके जो समस्त पदों में पहला पद, जिसके पहले पद का अर्थ प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे कहता है इसमें कि इसमें अव्यय पद के साथ शुभांत, शुभांत का अर्थ होता है विभक्ति, विभक्ति युक्त शब्द का मेल होता है। अब इसमें क्या है, एक और विशेषता, इसका जो मेल होता है, ये जो जुड़ता है, वो विभक्ति युक्त पदों के साथ अव्यय पद का मेल होता है। एक और यही विशेषता ध्यान में रखेंगे कि पहला पद का अर्थ प्रधान होगा, दूसरे नज़र में देंगे तो वो अव्यय के साथ जुड़ेगा, और अव्यय के साथ जुड़ने के बाद जुड़ता है और पूरे पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, अव्यय के साथ जुड़ने के बाद पूरा पद इसका नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है। अब कहोगे कि ये भी समस्या उत्पन्न होगी कि सर अव्यय किसे कहते हैं, तो अव्यय को जान लीजिए इसी के साथ। जो शब्द तीनों लिंग वचन और
सभी विभक्तियों में एक समान रहता है वो अव्यय कहलाता है। वो अव्यय कहलाता है। जैसे जैसे में कदा, हिंदी होता है इसका कब, इसे बदल नहीं सकते आप, किसी वचन में किसी विभक्ति में इसे नहीं ले जा सकते, ये एक समान रहते हैं। अनु, इसे भी नहीं बदल सकते। ओप, ये भी नहीं बदला जा सकता। अनु का अर्थ होता है पीछे कभी कभी। नकारात्मक शब्द में भी आता है अनु का प्रयोग। उप मतलब समीप भी होता है। और यथा, यथा को भी नहीं बदल सकते हम सब। ऊपरी, इसे भी नहीं बदला जा सकता, ये भी अव्यय है। बहुत सारे अव्यय शब्द हैं, तो हम यहीं पर अव्यय को यही 2-4 अव्ययों के साथ रख दें तो ठीक रहेगा। बुक पढ़ेंगे, चौभी अव्यय है, किंचित अव्यय है, तदा अव्यय है। बुक पढ़ते जाएंगे, आपको अव्यय की जानकारी होती जाएगी। तो अब हम देखें इसका अव्ययी भाव समास का उदाहरण, जो कहता है आपके लिए कि जिसके प्रथम पद का अर्थ यानी पहले पद का अर्थ प्रधान हो और विभक्ति युक्त पदों के साथ इसका समायोजन होता है, विभक्ति युक्त पदों के साथ यह जुड़ता है, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों के उदाहरण से हम समझें, उसका विग्रह कैसे करेंगे ये भी देखें। यथा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक शब्द गंगायाः समीपम। अब यहां ध्यान देंगे, तो कहता है प्रथम पद का अर्थ प्रधान हो। पहला पद यहां क्या है? गंगायाः। दूसरा है समीप। पहला पद है गंगायाः, अर्थात गंगा के क्या? तो समीप। समीप है किसका? गंगा के। तो पहले गंगा तब समीप। यदि गंगा ना रहे तो हम समीप किसके होंगे? तो पहले गंगा फिर समीप शब्द आएगा। तो समीप किसका? तो गंगा। गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। अब ऐसी स्थिति में ये तो समास विग्रह है, लेकिन जब ये समास होगा तो उप का अर्थ होता है समीप। उप, उसके बाद गंगायाः। तो आपको कहता है कि अव्यय पद, तो अव्यय तो हो गया उप, मेल होता है इसके साथ मिलेगा शब्द कौन सा? तो गंगा। लेकिन वो पूरा शब्द क्या होगा? तो पूरे पद नपुंसक लिंग एक वचन में होंगे। तो गंगा शब्द का नपुंसक लिंग में एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो फल शब्द का रूप जैसे फलम बनता है, उसी तरह से गंगा शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन में शब्द बनेगा गंगम। उपगंगम। गंगायाः समीपम उपगंगम।
और उदाहरण एक लीजिए। नद्याः समीपम। नद्याः समीपम, तो समीपम का तो फिर समझ लेंगे, उप होगा। नदी, तो नदी शब्द दीर्घ इकारांत है। ध्यान रखेंगे एक बात और को, कि दीर्घ इकारांत शब्द जो है हर्ष इकारांत में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, उपनदी, अथवा या नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो उपनदम, दोनों रूप सही हैं। आगे तीसरा उदाहरण, कभी बराबर सुनते हैं आप लोग कि प्रतिदिनम, इसका ये भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। प्रतिदिनम, तो पहले क्या होता है, दिनम, तब तो प्रति, पहले दिन होगा, हम कोई काम शुरुआत करेंगे तब तो वो दिन प्रतिदिन लगातार होगा। तो इन अर्थों में कैसा समास बनेगा, इसका विग्रह दिनम, दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। एक और उदाहरण लेते हैं। अनु विष्णु, अनु विष्णु, अनु का अर्थ होता है पीछे। किसके पीछे, विष्णु के पीछे। तो पहले विष्णु तब तो अनु, तो विष्णु शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में हो जाता है विष्णोः, और अनु के अर्थ में आता है पश्चात, विष्णोः पश्चात, अनु विष्णु, विष्णोः पश्चात अनु विष्णु। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और उस शब्दों को जो है जितना ले जाएं उतना कम है। तो आज की कक्षा जो है अव्ययी भाव समास की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।